So last time we did reduction in share capital. ब्राइटनेस कम लग रही है ना, कुछ तो अलग लग रहा है आज। ठीक है, लिख लो बेटा फटाफट। ओ महिला मंडल इधर क्या डिस्कस कर रहे हैं? ए कितना चपर चपर, तुम लोग का जगह बदल देगा। और कल गए थे विसर्जन में। लिख लिया। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टॉकिंग। विसर्जन तो सुबह तक चालू था यार, मैं आया तभी भी चालू था। मैं अटक गया पवई पे, सक्रेन चाह मस्त, बड़े बड़े गणपति। नो ऑब्जेक्शन का मीनिंग होगा नो ऑब्जेक्शन। इट इज डीम दैट देयर इज नो ऑब्जेक्शन, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा उसका, इफ नो रिप्रेजेंटेशन इज मेड विद इन 3 months इट शैल बी डीम दैट देयर इज नो ऑब्जेक्शन। चलो हो गया।
नहीं लिख रहा है बेटा, लिखते लिखते बुक दे दिया। मेरे से पूछो क्या नहीं समझ आ रहा। ट्राइब्यूनल में पास ऑर्डर ओनली इफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज इन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एंड दोनों चीजें, कंपनीज का ऑडिटर विल इशू अ सर्टिफिकेट दैट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड एंड दिस शैल बी फाइल्ड विद द ट्राइब्यूनल। ठीक है, सर 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 क्या कर रहा है, जल्दी लिखो। नेहल नेहल यहाँ थी, बैठती कहाँ है? वो मेरा रेफरेंस पॉइंट था, कहाँ है, आज नहीं आई? अच्छा, चल लिख बेटा, वंश 66(4). अभी सब इसके बाद थोड़े छोटे छोटे सेक्शंस है, कल अपन बाईबैक चालू करेंगे, इंपॉर्टेंट एंड बड़ा सेक्शन है। देन आई थिंक ट्यूसडे तक शेयर कैपिटल शुड गेट ओवर, देन वेंसडे को डिविडेंड उड़ा देंगे।
मंडे वेंसडे तो मैं आता ही हूँ, ट्यूसडे का एक्स्ट्रा आ रहा हूँ फॉर यू। ट्यूसडे वही बोला ना, मंडे ट्यूसडे शेयर कैपिटल खत्म, वेंसडे को होपफुली अपन डिविडेंड खत्म कर देंगे, फिर एक छोटू मोटू चैप्टर उठा लेंगे ये वीक में। 11 में से आपके 6-7 चैप्टर्स हो जाएंगे। All aforesaid compliances, certificate of reduction of share capital shall be issued. CLT. Can I say reduction is a form of buyback? Conceptually पूछ रहा हूं, क्यों? फर्क क्या है? क्यों? हाँ तो वो दूसरा क्लॉज में नहीं था, पैसा वापस दे रहा था मैं, आउटफ्लो तो था ना। फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू वापस ही तो दे रहा हूं, आउटफ्लो ही था ना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो नहीं है, समझ में आ रहा है? देखो बाईबैक में भी क्या होता है बेटा, कंपनी पैसा देती है, शेयर्स लेती है, कैंसिल कर देती है, बराबर है। रिडक्शन में भी यही हो रहा है, वन ऑफ द फॉर्म्स में वही था ना, जो पैसा आपसे लिया था वो पैसा क्या किया, वापस दिया और अपना शेयर कैपिटल कम कर दिया। सो इन अ वे कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बोलूं तो रिडक्शन के अंदर बायबैक ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। इसके वजह से सेक्शन 66(6) लगता है कि रिडक्शन और बायबैक को अलग अलग रखना, कि अगर एक कंपनी बायबैक करना चाहती है तो वो क्या प्रोवाइड करेगी, मतलब क्या फॉलो करेगी, सेक्शन 68। बायबैक के केस में 66 फॉलो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जस्ट अ क्लैरिफिकेटरी पॉइंट कि आप इन दोनों को मिक्स मत करो, बायबैक अलग ही चलेगा, रिडक्शन अलग चलेगा, ठीक है। 7 हो गया, 8 9 हो गया, ये जल्दी कर, हो गया। 8 9 में खाली लिखा आईबीसी नहीं है, वैसे भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। 10
abets, creditor, the name of अरे मैं बोला था ना सोम का नाम ही नहीं डाला मैंने, जब हमको एनसीएलटी से वो जो था मिस्र, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शंस है उसमें नाम ही नहीं डाला, क्योंकि इसका नाम डालूंगा तो मस्ती करेगा, वैसा वाला रिडक्शन करने को देगा नहीं। नेचर ऑफ क्लेम मतलब अनसिक्योर्ड को सिक्योर्ड दिखा दिया। ऑलराइट, टर्म्स एंड कंडीशंस बराबर नहीं बताई वो, या वाज अ पार्टी टू दिस, मैंने खुद ने नहीं किया बट मेरे को पता था ऐसा हो रहा है। ठीक है, नया सेक्शन, ये क्या शेयर कैपिटल कौन बोला? शेयर कैपिटल कौन से सेक्शन में था एवरीबॉडी? शेयर कैपिटल किधर था? सेक्शन 40, बोलो 43। ऑलराइट, अब शेयर कैपिटल तो देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं? शेयर सर्टिफिकेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ शेयर सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। डू यू नो हाउ शेयर्स आर? कोई है इधर ट्रेडिंग वेडिंग करता है? इधर कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करता? इन्वेस्ट कोई करता है? पेपर ट्रेडिंग करता था, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो बेटा, शेयर सर्टिफिकेट ब्लर दिख रहा है ना? ओके बेटा, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन? 46 पढ़ रहे हैं। फॉर्म नंबर क्या है? SH1। SH1 पढ़ रहे, परसुएंट टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 5। यही पढ़ते हैं रूल, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। अरे हाँ या ना? ऑलराइट, कंपनी का नाम, कंपनी का CIN नंबर, फॉर्म बना के दिया है, खाली फिल करके हम लोग को देना है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? दिस इज टू सर्टिफाई दैट द पर्सन और पर्सन्स नेम्ड इन द सर्टिफिकेट इज और आर, क्या लिखा हुआ है? रजिस्टर्ड होल्डर। ऑलराइट, विद इन द मीनिंग ऑफ अ डिस्टिंक्टिव नंबर, ये वो सब ठीक है, ठीक है। यहां पे फोलियो नंबर समझते हो क्या है? समझो अगर 10,000 शेयर है, 1 से 1000 सार्थक को दिए हुए हैं। ऑलराइट, 1001 से लेके 2500 समझो सोहम को दिए हुए हैं शेयर नंबर। अगर आपके पास 500 शेयर है तो कौन से शेयर से कौन सा शेयर आपके पास है, दैट इट विल इंडिकेट। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया। अब यहां पे देखो, गिवन अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी ऑन दिस डे ऑफ दिस डैश डैश, भर देने का, 7 सितंबर 2025 व्हाटएवर। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? गिवन अंडर द कॉमन सील, फिर क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर, सेक्रेटरी और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन। सेक्रेटरी मतलब डायरेक्टर का सेक्रेटरी के कंपनी का सेक्रेटरी? कंपनी का सेक्रेटरी, CS।
बराबर है, क्लियर है, ओके। तो आपको थोड़ा एक फॉर्म या एक चीज समझ में आ गई कि भाई शेयर सर्टिफिकेट कैसा दिखता है। अब ये तो SH1 था, बराबर है। ये नहीं है। ये काबरा ड्रग्स कंपनी का नाम। अब ये देखो, ये एक्चुअल एकदम ना शेडी लग रहा है कि नहीं? ऑलराइट, कंपनी का नाम है काबरा ड्रग्स लिमिटेड और शेयर होल्डर का नाम है यूनुस भाई याजू भाई पटेल, ठीक है। एनीवे, ये देखो डिस्टिंक्टिव नंबर्स फोलियो, ठीक है। अब यहां पे देखो ये सिग्नेचर दिख रही है, ऑलराइट, नहीं, ऑलराइट, ये साइन है, इधर स्टैम्प्ड है, व्हाटएवर, कॉमन सील है। यहां पे कॉमन सील है? कॉमन सील तो नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, थोड़ा फ्लेवर आ गया SH1 का, एक प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट भी देख लिया, शेयर सर्टिफिकेट। अब होता क्या है ना बेटा, बिकॉज शेयर्स हैव नाउ बीन मूव टू विच फॉर्म, डीमटेरियलाइज्ड, या हम उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीमैट। नाउ शेयर्स आर मूव टू न डीमैट फॉर्मेट, बराबर है। अब क्या आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल सकता है? नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट हो सकता है आपके पास पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स हो, पुरानी चीजें हो, बट जनरली आपको मैंने पूरा सेक्शन बताया था कि शेयर अभी जो न्यू इशू होता है, यू हैव टू बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर्स हैव टू बी लिस्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड, बराबर है। बट कितनी अनलिस्टेड कंपनीज के लिए या कितनी प्राइवेट कंपनीज के लिए अभी भी शेयर सर्टिफिकेट्स हम यूज करते हैं? आप लोग सर तो अगर यूज नहीं है तो क्यों? जिसकी पब्लिकली ट्रेडेड होती है उसकी शेयर सर्टिफिकेट्स अब नहीं रहते, बट प्राइवेट कंपनीज के तो रहेंगे, यस और नो? यस। अब सर बिकॉज शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म और शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, द सेक्शन सेज जिसका भी नाम, whoever's name appears on the share certificate, it is prima facie, prima facie मतलब on the face of it, ऊपर से एक नजर पे, एक झलक पे। कंक्लूसिव एंड प्राइमा फेसी में फर्क होता है, समझ में आ रहा है? व्हेन आई से एनीथिंग इज कंक्लूसिव एविडेंस मतलब खत्म, डन, वी आर कंक्लूडिंग द डिस्कशन ओवर हियर, इट इज फाइनल। बट व्हेन आई से प्राइमा फेसी मतलब ऑन फर्स्ट ग्लांस, ऊपर ऊपर से, ऑन द फेस ऑफ इट, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका नाम अंदर मेंशन्ड होगा वो नाम विल बी द ओनर ऑफ द एसेट। बट शेयर सर्टिफिकेट में नाम आता है होल्डर। क्या होल्डर और ओनर में फर्क है? यहां पे थोड़ा इंटरप्रिटेशन और ये सब चीजें आएगी। क्या होल्डर एंड ओनर में फर्क है कि सेम ही होगा? सर, कैन ओनर बी द होल्डर? इज इट नेसेसरी द होल्डर इज ऑलवेज द ओनर? अब क्या होता है ना, ये क्यों है मैं आपको बताता हूं। बिकॉज शेयर्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू डीमैट फॉर्म, इसका जो रजिस्टर्ड ओनर होता है ना, जैसे नॉट रजिस्टर्ड ओनर, वी हैव टू डिपॉजिटरीज, मालूम है, सुना है आपने, CDSL एंड NSDL, ऑलराइट। ये क्या करते हैं? ये शेयर्स होल्ड करते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड वो क्या करते हैं? आपके नाम पे शेयर आपको देते हैं, मतलब दे आर द ओनर एंड यू आर द रजिस्टर्ड या बेनिफिशियल ओनर। फर्क समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स कंपनी होल्ड नहीं करती, कंपनी के बिहाफ में कौन होल्ड करता है? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन है? अभी के लिए अगर नहीं समझता तो मिडल मैन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। अगर मैं CDSL हूं, रिलायंस एक कंपनी है और आप शेयर होल्डर्स और मेंबर्स हो,
तो हो क्या रहा है, रिलायंस ने मुझे 10,000 शेयर्स दिए। अब यूजुअली क्या होता है, डिपॉजिटरीज होती है और नीचे डिपॉजिटरी के डीपीज रहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कम ब्रोकर्स, दोनों काम कर लेते हैं वो लोग। खाली डीपी रहेगा, डीपी या कम ब्रोकर भी रहेगा, समझे। तो एक एनएसडीएल है, एनएसडीएल का काम क्या कर रहा है, समझो मैं हूं एक डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, समझ में आ रहा है। मैं क्या काम कर रहा हूं, रिलायंस ने मेरे को समझो 1,00,000 शेयर दिए, तुमने अप्लाई किया, चल वंश के नाम पे इतना करके दे दिया, ऑल राइट, उसने अप्लाई किया, 500 शेयर सार्थक के नाम पे दे दिया, 500 शेयर सोहम के नाम पे दे दिया, ऑल राइट, सर्वेश के नाम पे मैंने और 1,000 शेयर्स दे दिए। कंपनी डायरेक्ट नहीं करती, दैट इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स ऑफ द कंपनी आर हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी। Are you understanding? तो registered owner of the shares is the depository. You are the beneficial owner. Are you understanding? इसका मतलब नहीं shares आपके नहीं है, because shares are held in electronic format. पहले क्या सर्टिफिकेट था, आपका नाम पर है, आपके पास फिजिकल पोजेशन है, आपने दिखा दिया, आप ओनर हो गए। बट अब आपके पास फिजिकल पोजेशन नहीं है, तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने अपने शेयर्स डिपॉजिटरी को दिए, डिपॉजिटरी ने क्या करा, वो रजिस्टर्ड ओनर है। और आप कौन से ओनर हो, आप कौन से ओनर हो, एवरीबॉडी बेनिफिशियल ओनर। एंड बेनिफिशियल ओनर का होना काफी है, क्योंकि आपने पैसे दिए। एंड बेनिफिशियल ओनर ना मतलब इसकी जो भी बेनिफिट्स रहेगी, जो भी राइट्स रहेगी, जो भी डिविडेंड रहेगा, वो किसको मिलेगा, रजिस्टर्ड ओनर को या बेनिफिशियल ओनर को, बेनिफिशियल ओनर को। ये शेयर्स को बेचने का राइट किसके पास रहेगा, बेनिफिशियल ओनर को। समझ में आया? दैट्स व्हाई यू बिकम अ बेनिफिशियल ओनर। तो कंपनीज एक्ट ने अपने प्रोविजन में क्या लिखा कि अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट पे नाम आ रहा है, इट इज प्राइमा फेसी एविडेंस, इट इज प्राइमा फेसी एविडेंस दैट यू आर द ओनर ऑफ द शेयर्स। समझ में आया बेटा? एक बात तो ये करता है वो शेयर सर्टिफिकेट की। नाउ दूसरी बात व्हाट इट डज इज रिगार्डिंग द सिग्नेचर। ठीक है, यहां पे कोई है डायरेक्ट एंट्री, 12 तो हो गया होगा अज्यूमिंग। डायरेक्ट एंट्री है कोई भी डायरेक्ट एंट्री? आपका डिग्री आ गया बेटा, डिग्री आ गया, देखा है डिग्री? लिया ही नहीं सर, छोड़ो ना। मार्कशीट आया ना, नेक्स्ट ईयर आएगा, हाँ बराबर, मार्कशीट आ गया होगा, उसमें एक सिग्नेचर होता है प्रिंसिपल का, चांसलर का। अरे होता है कि नहीं? सोच रही है, क्या मालूम देखा है कि नहीं। 12th स्टैंडर्ड देखा है, उसमें एक सिग्नेचर देखा है, कैसा होता है? वो बैठ के साइन करता है, क्या रहता है वो? स्टैम्प रहता है, बैठ के इतना स्टैम्प करते रहता है। ऑनलाइन बेटा एक मशीन जैसा ही रहता है, इट प्रिंट्स, स्टैम्प भी हो सकता है, प्रिंट भी हो सकता है। अब ये क्या बोल रहा है, शेयर सर्टिफिकेट को साइन करने की अथॉरिटी किसके पास रहेगी? ठीक है, नाउ ये बात ये करता है, साइन करने की अथॉरिटी तब रहेगी किसके पास, साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड 1 CS। कब? व्हेन CS इज अपॉइंटेड। CS को कब अपॉइंट करना है, कब नहीं करना, वो हम बाद में देखेंगे। यूजुअली स्मॉल कंपनीज, स्मॉल मतलब वो वाला डेफिनेशन नहीं देखना, ठीक है। छोटी मोटी कंपनीज होती है ना, उसको CS अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है। बियॉन्ड अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, बियॉन्ड अ प्रिस्क्राइब्ड टर्नओवर, हमको CS मैंडेटरीली अपॉइंट करना पड़ता है। तो वेयर CS इज अपॉइंटेड मतलब अगर आपकी कंपनी में रिक्वायर्ड है CS, तो हम क्या करेंगे, CS से साइन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बोलो ना, साइन CS से साइन कराएंगे या नहीं कराएंगे? अरे अपॉइंट किया, वही तो बोला मैंने। A certificate, if any, issued under the common seal, if any of the company, or signed by 2 directors, or by a director and a company secretary. मतलब क्या है, wherever the company has appointed a company secretary. समझ में आ रहा है? तो one of the options क्या है, common seal. मैंने common seal किया और एक डायरेक्टर से साइन करवा लिया, चलेगा?
वन साइन एंड वन कॉमन सील चलेगा? बोलो। क्या था, हंस रहा है, शर्म आ रही है? बोल बेटा। लॉ में मैंने क्या बोला? और मींस सेपरेट थिंग्स, या तो कॉमन सील होना चाहिए। वो शेयर, इसके लिए मैंने वो शेयर सर्टिफिकेट दिखाया था, वहां कॉमन सील था क्या? वहां कॉमन सील था। कॉमन सील इज रबर स्टैंप क्या? यस, कॉमन सील रबर स्टैंप रहता है। तुमने दिखाया है मैंने तुमको कॉमन सील? नहीं? कलर? तो हम तेरे से तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लाल कलर तो तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं। कैसा बोल सकता है? कॉमन सील नहीं दिखाया मैंने तुमको। इट इज इम्बॉस्ड इन द पेपर बेटा। इट इज, तुमको ऐसा लग रहा है क्या वो मोमबत्ती लाल गरम गरम करके ऐसा डालेगा फिर वो स्टैंप लगाएगा? गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं चल रहा है इधर, ठीक है? कॉमन सील इज, इट्स इम्बॉस्ड, इट्स अ मशीन टाइप स्टैंप जिसमें आपने पेपर डाला, स्टैंप मारा, वो स्टैंप पेपर में इंप्रेशन आता है। ऐसा देखा होगा ना आपने कहीं ना कहीं, वो पेपर के अंदर ही इंप्रेशन आता है। दिस इज हाउ अ कॉमन सील लुक्स लाइक। इट इज नॉट अ रबर स्टैंप, इट इज नॉट वैक्स, इट इज नॉट रबर, इट इज नथिंग। ऑलराइट, पहले ऐसा होता था कि हर डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी का कॉमन सील होना चाहिए। यार 50-100 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या खाली स्टैंप करता रहेगा? कुछ काम धंधा नहीं है। तो अभी कॉमन सील क्या है? ऑप्शनल, जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 का। नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, व्हाट डज द बेयर एक्ट से ऑफ द कंपनी? कॉमन सील हुआ, इसमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ हुई ना तो नहीं चलेगा। इफ देयर इज ओनली वन सिग्नेचर, दैट विल नॉट बी अ वैलिड शेयर सर्टिफिकेट। आइदर 2 डायरेक्टर्स हैव टू साइन, और it has to be under the common seal of the company if the company has a common seal. अगर common seal नहीं है तो किसको साइन करना पड़ेगा? 2 डायरेक्टर्स को साइन करना पड़ेगा, ठीक है? Wherever the company has appointed or by a director and a company secretary, बराबर है? Where the company has appointed a company secretary, या तो 2 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर एक CS, या तो कॉमन सील। Are you understanding? Shall be prima facie evidence of the title of the person to such shares. तो वो उसका रजिस्टर्ड होल्डर रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ 46(1) के अंदर। 46(2) किसकी बात करता है बेटा? कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किया, 2 डायरेक्टर से किया। यस, और है ना? अगर सीएस है तो है, अगर सीएस है फिर भी 2 डायरेक्टर से साइन किया चलेगा। एवरीबॉडी, सीएस है 2 डायरेक्टर से साइन किया चलेगा। कॉमन सील और एक कंपनी सेक्रेटरी चलेगा। कॉमन सील लग गया तो फिर हमको साइन करने का जरूरत नहीं है। अंडर द कॉमन सील इफ एनी, और कॉमन सील अलग, 2 डायरेक्टर अलग, 1 डायरेक्टर 1 कंपनी सेक्रेटरी इज अलग, ठीक है? सब सेक्शन 2 बात करता है बेटा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की। किसकी? एवरीबॉडी, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। व्हाट डू यू मीन बाय लॉस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय लॉस्ट? लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, डिफेस्ड, म्यूटिलिएटेड, टोन और सरेंडर्ड। क्या मतलब हुआ इसका? लॉस्ट मतलब इज चोरी इंक्लूडेड इन लॉस्ट? सर देखो, डिस्ट्रॉयड मतलब घर पे आग लगी, जल गया, बाढ़ आया पानी के साथ घुल गया, बह गया, खत्म हो गया, ठीक है? डिफेस्ड मतलब, आपस में मत करो डिस्कशन। डिफेस्ड मतलब खराब हो गया। तुम देख रहे पुराना जीरोक्स प्रिंट नहीं दिखता,
एकदम इंक खराब हो गया, पुराने जमाने का ऐसा है, बहुत पुराना है, डीफेस्ड हो गया कि अब उस पे जो लिखा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा. दीज आर रीजंस फॉर डुप्लीकेशन, फॉर इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट. ठीक है. म्यूटिलिएटेड, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटिलिएटेड? म्यूटिलिएटेड फट फुट गया, समझ में आ रहा है? या तो पूरा का पूरा शेयर सर्टिफिकेट ही फाड़ दिया है, या म्यूटिलिएटेड वो रहता है ना बेटा, क्या बोलते हैं, वो 10 का नोट रहता है ऐसा आधा लटक रहा है, समझ में आ रहा है? बीच से फट गया, फोल्ड हो के, तो उसको हम लोग कौन से कैटेगरी में डालेंगे? म्यूटिलिएटेड और टोन. अब दोनों में फर्क क्या है सर? एक लाइन में क्यों नहीं लिखा? सब क्लॉज ए एंड क्लॉज बी. सेकेंड केस में इट हैज टू बी डन व्हाट? सरेंडर टू द कंपनी. फर्स्ट केस में घूम गया तो कंपनी को सरेंडर क्या करेगा? ध्यान रखना है, अगर लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गया ये अलग कैटेगरी है. डीफेस्ड, म्यूटिलिएटेड और टोन आपके पास है, एंड आपने क्या किया? सरेंडर किया टू द कंपनी, तब ही क्या मिलेगा? डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स. समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर एवरीबडी? सो इट इज आइदर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, और सेकेंड में क्या बोल रहा है? डीफेस्ड है या म्यूटिलिएटेड और टोन है, एंड इज सरेंडर टू द कंपनी. मतलब आप वो फटाफुटा सर्टिफिकेट लेके आए और कंपनी को बोले भाई ये रख, सरेंडर कर दिया, एंड आप उसके बदले क्या ले रहे हो? डुप्लीकेट सर्टिफिकेट. इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? यस. ठीक है. अब हाँ, जब आपको देते हैं ना तो प्रीवियस ओनर का नाम भी चेक करते हैं. कंपनी के पास इसके लिए तो रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स रहता है, ओनर्स रहता है, नाम भी चेक किया जाता है, प्लस आपसे एक बॉन्ड एंड वो सेल किया जाता है कि ये जेन्युइन हुआ है, एंड कल उठ के कोई और नहीं आएगा, और अगर आएगा तो लायबिलिटी आपकी रहेगी. दे मेक यू साइन अ बॉन्ड. समझ में आ रहा है? फिर आपको लपेट लेंगे. कोई आया ना सेम नाम पे, समझो मैं पुराना ओनर था, मेरे को दे दो, बट इसका जेन्युइन ओनर सार्थक था, सार्थक आया बाद में, बोला भाई सर का बॉन्ड निकालो, सर के ऊपर केस करो, सीधा सिंपल, कंपनी की लायबिलिटी नहीं रहेगी. यस. हाँ, अब मैं आता हूं, चोरी हो गया तो क्या करेंगे? चोरी हो गया तो विच कैटेगरी शुड आई इंक्लूडेड? चोरी हो गया मतलब लॉस्ट, घूम गया ना. अब घूम गया कैन बी फॉर एनी रीजन. चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया. घर शिफ्ट कर रहे थे, पेपर्स इधर उधर हो गए, होता है ना, लॉस्ट. ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज आर व्हाट? लॉस्ट वाला कैटेगरीज. इज दैट क्लियर एवरीबडी? ठीक है. हाँ, म्यूटिलिएटेड, यस. काला लग गया, दाग लग गया, होली खेल रहे थे शेयर सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है, ऑल राइट, भेलपुरी वाले को दे दिया, ठीक है. अब ध्यान से सुनो बेटा, ये जो सिग्नेचर है ना डायरेक्टर की, अब यूजुअली क्या होता है ना, जो डायरेक्टर की सिग्नेचर रहती है वो बैठ के तो नहीं साइन करता. देयर इज अ मशीन, देयर इज अ स्टैम्प, देयर इज सम इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स यू साइन फटाफट. अभी लाखों शेयर होल्डर्स है, तुमको लगता है डायरेक्टर को और कुछ काम धंधा नहीं है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड ऊपर से वो साइन करेगा तो कुछ शेयर की वैल्यू कुछ बढ़ कम होने वाली है? नहीं. ऐसा तो नहीं है विराट कोहली जैसा है, साइन किया तो चीज उसकी महंगी हो जाएगी? नहीं, बराबर वैल्यू बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. So what happens is it is allowed by the company to use some machine, some instrument to facilitate signing. But अब ये एक आर्ग्यूमेंट लिया जा सकता है, मैंने तो नहीं साइन किया, समझो ये मेरा ऑथराइज सिग्नेटरी और ही वॉज द पर्सन टू मैनेज माई सिग्नेचर, तो क्या मानेंगे, इसने साइन किया या मैंने साइन किया? स्टैम्प तो, साइन तो मेरा था, स्टैम्प इसने लगाया, तो इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए. इट शैल बी अज्यूम्ड, ऑल राइट, दैट इट इज डीम्ड दैट यही डायरेक्टर ने पर्सनली साइन किया है. तब आई कैन नॉट टेक द आर्ग्यूमेंट कि उसको पता था, उसको नहीं करना चाहिए था. एंड इसकी जिम्मेदारी सेफ कीपिंग की, कि ये मिस यूज ना हो, किस पे रहेगी, मेरे पे या किसी और के ऊपर?
मेरे ऊपर. It is deemed that the director himself has signed and shall be responsible for affixing the sign and the safe custody of such machine or equipment. समझ में आ रहा है? ऑल राइट, क्लियर है. तो ये सब सेक्शन 1 की हमने बात हो गई, उसके साथ जो रूल्स थे उसका वो बात कर लिया मैंने, डिफेसमेंट की बात कर ली. अब सब सेक्शन 3, सबसेक्शन 3 इधर देखो, कंपनीज एक्ट. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, द मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स और डुप्लीकेट फॉर्म of such certificate, the particulars to be entered in the register of members and other matters shall be as may be prescribed. मतलब जो भी शेयर सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हो, जो भी मैटर्स प्रिस्क्राइब हो रहे, जो भी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करो, इट इज एज पर SH1 एंड SH1 मैंने आपको दिखा दिया. ऑल राइट, SH1 मैंने आपको दिखा दिया ओवर हियर. ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो इतना लिख लो, सिंपल सा सेक्शन है. इसमें क्वेश्चन कहां से आएगा मैं आपको बताऊंगा. ये है, आता है इसमें से म्यूटिलिएशन और ये सब पे क्वेश्चन कहां से आएगा मैं बताता हूं. पेनल्टी वाला जो पार्ट है ना, उस पे क्वेश्चन आ सकता है. समझ में आ रहा है बेटा आपको? क्लियर है? चलो क्या मुश्किल था, पार्टनर नहीं आया, बीमार हो गया गणपति? अभी नेक्स्ट दिवाली है ना, सीधा नवरात्रि का क्या छुट्टी मिलता है? पढ़ाई पे ध्यान दो, अगले साल गोल गोल घूम सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और नवरात्रि में क्या होता है सबको मालूम है. और अगर तुमको नहीं पता क्या होता है तो तुमको जाना भी नहीं चाहिए. ठीक है, पर मजा तो आता है नवरात्रि के. क्या हुआ बेटा? ऐसा जरूरी तो ना, स्पोर्ट्स का फैन है तो खेलना आना चाहिए. मेरे को तो क्रिकेट खेलने को नहीं आता, बट मैं क्रिकेट देखने को आता है. मैं LBW डिसीजन दे सकता है मालूम. अच्छा हाँ, देखता हूँ, देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो देखता हूँ. मैं तो तब से देख रहा हूँ भाई, मैंने तो शोएब अख्तर की भी बॉलिंग देखी है. हाँ, और नहीं तो क्या. सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, इंजमाम, लोग का लफड़ा भी हुआ था ना, बैट फेंका था इंडिया पाकिस्तान. अरे मस्त, सब लाइव देखा है मैंने. हाँ, उसने आलू बोला था. मैं ही तो ऑर्गेनाइज किया था बेटा टर्फ. खेला नहीं था, मैं अंपायर था. मुझे नहीं आता, आई जेन्युइनली डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट. मतलब मेरे को हाथ में बैट दे तो बस, या तो मैं मारूंगा जोर से 6 या तो फिर आउट, दोनों में से एक. हार्ड हिटर होता है ना, हिट और मिस, आंख बंद करके जोर से घुमा देने का बैट. हाँ, हार्दिक पांड्या जैसे. पर पांड्या पे थोड़ा तो है, टेक्निक आ गया है. पहले तो हार्ड हिटर था, बट उसको देख के लगता नहीं उसमें इतना ताकत है मालूम. सब पतला सुकड़ा सा आता है, मारता बराबर है. क्या
ये क्या लिखा हुआ है? बस फास्ट फास्ट लिखने में मुझे लगा है तुमको डाउट होगा, इसके लिए। चेजेस अगर मैं लिखता तो ऐसा ही लिखता। यू आर राइट, बट वो शेयर्स है। तो बेटा यहां पे घुमा कहां सकता है कि सिग्नेचर कहां क्या किसका होना चाहिए, वो तुमको बस ध्यान रखना है। इजी सेक्शन है, कुछ है नहीं। डुप्लीकेट क्या क्या होना चाहिए, साथ में सरेंडरिंग रिक्वायरमेंट इफ इट इज म्यूटिलेटेड, डिफेस्ड और टोन। लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड है तो ऑफकोर्स सरेंडरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दूसरी पॉइंट टू रिमेंबर या नोट है। तो वो सिग्नेचर्स जो आपने देखी थी बेटा, वो मैनुअल सिग्नेचर्स नहीं होती, वो एक स्टैम्प या मशीन थ्रू साइंड रहता है, ठीक है। जो मैंने आपको शेयर सर्टिफिकेट दिखाया था, जैसा मार्कशीट इसके लिए बोला था, उसमें चांसलर या प्रिंसिपल का साइन रहता है। वो प्रिंसिपल बैठ के हर एक साइन थोड़ी ना करता है, ठीक है। बोलना बेटा। हाँ, कहा सेफ कस्टडी ना बेटा, कहीं भी रख, वो तेरी जिम्मेदारी है, ऐसा है। मतलब सी द व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस लेजिस्लेशन। कल उठ के ये नहीं बोलना मेरे से घूम गई, किसी ने चोरी कर लिया, या मैंने ऑथराइज नहीं किया था। इफ योर सिग्नेचर अपीयर्स ऑन अ स्टैम्प वी विल अज्यूम दैट इट इज योर सिग्नेचर, एंड जिम्मेदारी आपके ऊपर थी उसकी सेफ कस्टडी की। सो यू डोंट हैव टू बी केयरलेस। सी द इम्प्लीकेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये तो बहुत ऑब्वियस है सर, मेरा साइन है तो मैं ही रखूंगा। कल उठ के मैंने बोल दिया अरे ये यहाँ रखा हुआ था, और समझो सौम ने उठा लिया और उसने सब जगह साइन करना चालू कर दिया। बोला भाई साइन किया, वो डीम टू बी द डायरेक्टर सिग्नेचर, सेफ कस्टडी इज योर फॉल्ट। सोम को अलग से देखेंगे फ्रॉड वगैरह के लिए, बट इसमें आपकी इट डजंट फ्री यू फ्रॉम द जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज सेक्शंस, की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी। डिपॉजिटरी फॉर्म या डीमैट फॉर्म भी लिख सकते हो।
लिख लिया? अच्छा मत बंद करो लिखना। Where a share is held in depository a demat form, the record of the depository is the prima facie evidence of the interest of the beneficial owner. यहां पे क्या था बेटा? A certificate specifying the name of the person shall be, everybody shall be prima facie evidence of title. अब क्या हो रहा है? ये 46(1) is तो for physical shares, 46(4) is for which one? डीमैट शेयर या डिपॉजिटरी शेयर. एंड मैंने तुमको बताया बिकॉज द डिपॉजिटरी इज इन्वॉल्व, दे आर द डिपॉजिटरी. कौन होता है? रजिस्टर्ड ओनर. इनके बुक्स में जिसका नाम लिखा हुआ है ना, इनके रिकॉर्ड में, जैसे मैंने बोला रिलायंस ने मुझे 1,00,000 शेयर्स दिए, मैंने सब में बांटे. मैंने बोला तुषार ने सब्सक्राइब किया, उसको 500 दे दो, 501 से लेके 999. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सार्थक को इतना शेयर दे दिया, तो मैंने भी तो डिपॉजिटरी ने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं. मेरे पास जिसका नाम लिखा होगा ना, दैट शैल बी डीम टू बी क्या? द ओनर और द बेनिफिशियल ओनर ऑफ सच शेयर्स. बराबर है? समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि एक तो फिजिकल हो गया, 46(1) के अंदर कवर्ड हो गया, 46(4) के अंदर क्या कवर्ड हो रहा है? डीमटेरियलाइज फॉर्म में. अभी क्या होता है ना बेटा, तुषार ने आज शेयर्स बेच दिया, डिपॉजिटरी अपडेट करती है, ये शेयर यहां से बिके, फिर मेरे पास नाम आ जाएगा ना सार्थक का. सार्थक ने आगे सोहम को बेच दिया, सोहम ने वंश को बेच दिया, तो जो नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में आ रहा है, दैट शैल बी कंसिडर्ड एज प्राइमा फेसी. कैन प्राइमा फेसी एविडेंसेस बी रीबटेड? यस. रीबटेड मतलब क्या? क्या कॉन्ट्ररी प्रूफ किया जा सकता है? हाँ, बट उसके लिए इन्वेस्टिगेशन लगेगा. इसके लिए लोग ने वर्ड क्या यूज किया? प्राइमा फेसी. अनलेस कुछ अलग हो गया, अजीबो गरीब सर्कमस्टांसेस है, ऑलराइट, कोअर्शन. सार्थक को मैंने बंदूक दिखा के सारे शेयर्स ले लिए, डिपॉजिटरी में तो मेरा नाम है, प्राइमा फेसी में ओनर दिख रहा हूं, बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है. अगर सार्थक ने प्रूव कर लिया कोअर्शन में लिया गया था या ट्रांसफर हुआ है, तो वो शेयर्स फिर अलग अलग केस में देखा जाएगा. समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इट इज प्राइमा फेसी, नॉट कंक्लूसिव. क्लियर हो गया? तो 46(4) बोलता है, 46(1) क्या बोल रहा था? शेयर के नाम पे जो लिखा होगा दैट विल बी द प्राइमा फेसी एविडेंस. 46(4) क्या बोलता है? डिपॉजिटरी के नाम पे जो होगा वो विल बी द प्राइमा फेसी ओनर ऑफ दीज, बेनिफिशियल ओनर ऑफ दीज शेयर्स. समझ में आ रहा है? इफ अ कंपनी विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, कंपनी को मसली आई डिफ्रॉड करने के लिए एक ही नाम पे 2 शेयर्स इशू कर लो, 500 नंबर 1 से लेके 499 तक, वंश को भी दे दिया, सार्थक को भी दे दिया. पेड अप कैपिटल में तो एक ही बार जाएगा. ऑल राइट, पेड अप कैपिटल में तो एक ही बार जाएगा, पैसा तो 2 बार ले लिया ना. और मेरा ऐसा असम्पशन रहेगा सार्थक और वंश जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, है ना? इट्स वेरी रेयर ना, जब लाखों शेयर होल्डर्स है, द पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस. और मिलेंगे भी तो अपने नंबर्स को कंपेयर नहीं करेंगे कि कौन सा फोलियो नंबर कौन से उससे दिया हुआ है. बराबर है? वो भी लग रहा है, उसको भी लग रहा है, वो भी शेयर होल्डर है, सार्थक को लग रहा है वो भी शेयर होल्डर है, और मैंने डबल पैसा ले लिया, एक बार दिखा दिया, एक बार खा लिया. सो इफ अ कंपनी विद इंटेंट टू डिफ्रॉड इश्यूज अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, द कंपनी शैल बी पनिशेबल with a fine which shall not be less than 5 times the face value. All right, 5 times the face value of shares involved in the issue of the duplicate certificate, which may extend to how much? 10 times the face value, or rupees 10 crores, whichever is higher. मस्त लपेटेगा तो ऐसा लपेटेगा. बट सर 3 चीजें दिख रही है इधर, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 करोड़. तो कैसा पढ़ने का?
5 to 10 के बीच में या 10 करोड़, विच एवर इज हायर? मिनिमम 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 इज 5 times the value of shares. ध्यान से, मिनिमम इज 5 times, विच इज नॉट लेस देन. तो कम से कम फाइन कितना लगेगा आपको? 5 times. मैक्सिमम 10 times और 10 करोड़, विच एवर इज हायर. अब समझ में आ रहा है? नहीं. Minimum fine to be levied in case of company with an intent issuing a share certificate with an intention to defraud is minimum how much? 5 times. Maximum 10 times or whichever is higher. ये ऐसी लिमिट है इनकी. मिनिमम तो 5 टाइम लगेगा. मैक्सिमम फाइन कैन बी 10 करोड़ या 10 टाइम्स, whichever is higher. समझ में आ रहा है? Are you understanding? And जो officer of the company, officer OID in default will be liable under section 447. Clear है? All right, लिख लो 46.4 and 46.5. खत्म हो गया अपना. खाली इसका एस में भी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स का मेरे को तुमको पढ़ना है. समझ में आ रहा है? हाँ. एक मिनट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है, फेस वैल्यू पर ही इशू होगा. फेस वैल्यू का डुप्लीकेट है ना, विद एन इंटेंशन टू फ्रॉड है. इट्स नॉट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद एन इंटेंशन टू रिसीव. समझ में आ रहा है? जिसमें ओरिजिनल पैसा तो आ गया होगा ना. डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कैसा लेगी बेटा? इशू ऑफ शेयर्स थोड़ी ना है. इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है. समझ में आ रहा है? विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड. समझ में आया? इट्स डुप्लीकेट. समझ में आ रहा है बेटा? डुप्लीकेट सेम नंबर पे नया नया किया तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम. इशू ऑफ शेयर्स थोड़ी ना कर रहा हूं. आपने ऑलरेडी पैसा दे दिया, उस पे मैं नंबर एक डुप्लीकेट इशू कर रहा हूं, बट मेरा इंटेंशन किसका है? फ्रॉड का. ये स्कैम 1992 देखा होगा ना तुमने, उसमें भी हुए थे ना शेयर सर्टिफिकेट्स. अगर तुमने देखा होगा तो उसमें डुप्लीकेट ऐसे पड़े हुए थे, डुप्लीकेट थे, अलग अलग चीजें की गई थी उस पे, एक ही नाम पे मल्टीपल डुप्लीकेट शेयर इश्यूज हो रहे थे. वो वाला केस उन्होंने सीखा एंड बोला पेनल्टी देखो अब कितनी लगाते हैं. तो इंसान सोचेगा ना, 2 बार पकड़ा गया तो क्या होगा. हर बार मेजर कॉर्पोरेट स्कैम होता है ना बेटा, कॉर्पोरेट लॉ में अमेंडमेंट्स आते हैं. हर बार मेजर कंपनी कॉर्पोरेट स्कैम होता है ना, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, ये सब को अवॉइड करके फिर तीसरा काम करते हैं. तो वो लूप होल भरने के लिए अमेंडमेंट, वापस लाओ प्रोविजन. बोल मार्वल. ये हैप्पी बर्थडे भी नहीं गाया मालूम. ये आदमी बात ही नहीं, खाली ताली मारा था तो. ठीक है, बोलो. हाँ, कंपनी भरेगी ना. किसको? गवर्नमेंट को जाएगा ना बेटा. क्या? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा उसको. हाँ, उसको कैसा दिखाएगी? इनकम थोड़ी ना है, वो चार्जेस ऐसा दिखा देगी. मैं बताता हूं उसकी फीस कितना, 50 रुपया. वो भी ऑप्शनल है. अगर चार्ज करना है तो मैक्सिमम 50 रुपया पर सर्टिफिकेट. यू कैन शो इट एज अदर इनकम या ऐसा करके.
वो रूल्स में मतलब प्रिस्क्राइब, आई एम ओनली टीचिंग यू द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रूल 4, 5 एंड 6 जो तुम्हारे को इधर लगता है इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स में। जो बोला था ना SH1 क्या क्या होना चाहिए। ऑलराइट, अभी फटाफट रूल्स देख लेते हैं, खत्म ये लिख लिया आपने। विच एवर इज हायर ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। ठीक है, 447 टाइम आने पे पढ़ाऊंगा, उसमें जेल भी होती है, ये सब चीजें होता है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल हो जाता है, इमीडिएट अरेस्ट एंड जेल। ठीक है, फांसी नहीं होगी बेटा, ये सीधा सार्थक होता है, जेल में डालो फांसी चढ़ा दो। ठीक है ना, ध्यान से सुनो। थोड़े रूल्स हैं, ऑलराइट, पहले रूल्स समझ लो फिर फटाफट लिखना। SH1 मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया, क्या रिकॉर्ड्स होने चाहिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर, क्या होना चाहिए, नेम, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट दैट इज पेड अप, वो हमने SH1 में भी देखा था, क्या क्या उसमें लिखा हुआ था। ऑलराइट, याद है कि नहीं यार, काबरा ड्रग्स, पटेल भाई बराबर है, नहीं यहां दूसरा है, पुष्पा बेन है इधर। ठीक है, पुष्पा बेन के पास कितने शेयर्स है, 100 शेयर्स है, 100 शेयर फ्रॉम 901 टिल 8901 टिल 9000, और अमाउंट पेड अप देखो ₹10 एंड ₹10 बराबर है। क्लियर है कि नहीं बेटा, समझ में आया। ये सब चीजें होगी, नीचे साइन होगा, बंडी करके है डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर। ठीक है, ऑल राइट। अभी कितनी बार क्या होता है ना, ध्यान से सुनो बेटा, कोई टैक्स, कोई ऑफिसर्स आते हैं, कोई इंस्पेक्शन होती है और आपसे पूछते हैं कि भाई रिकॉर्ड्स बताओ। मैंने एक रूम में डाला और बोल दिया देख ले इसमें है रिकॉर्ड्स, बराबर है, होता है ये, यस ऑलराइट। मैंने पहले भी तुमको एक्सप्लेन किया था, बहुत सारे रिकॉर्ड्स, हाँ इसमें है, कई तो है, मुझे कहाँ है मुझे नहीं मालूम, देख ले इधर ही है। पर तूने बोला था रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, मैंने मेंटेन किया हुआ, इधर है। अभी इतना 10 साल पुराना मैटर पूछेगा तो मैं कहां से ढूंढूं। So what the company has said that the records of the share certificate have to be maintained or reserved in what? Reserved in what बेटा? Good order, मतलब properly, sensibly, in a way that makes the examination very easy. समझ में आ रहा है। इसमें भी preservation की बात आई है। अगर नॉर्मल केस है तो 30 इयर्स तक आपको वो रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करना है। सर्वे सुन ले, बाद में लिखना, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अगर डिस्प्यूटेड केस है, डिस्प्यूटेड केस मतलब देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन, मे बी सेम नंबर्स पे इश्यू हो गया या किधर हो गया, तो लाइफ टाइम। फिर क्या मेंटेन करना है, लाइफ टाइम। सर क्यों लाइफ टाइम मेंटेन करना है, फ्यूचर में जाके अपने पास पूरा हिस्ट्री होना चाहिए कि भाई यहां पे था, यहां से यहां गया, यहां पे डिस्प्यूट हुआ एंड डिस्प्यूट पे ये रिजल्ट आया, फिर वो यहां से ओनरशिप चल रही है। समझ में आ रहा है। इन केस ऑफ अ डिस्प्यूटेड केस इट हैज टू बी मेंटेन लाइफ टाइम, इन के अदर केसेस इट हैज टू बी मेंटेन फॉर हाउ मेनी इयर्स, 30 इयर्स, विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये रिकॉर्ड्स ओनरशिप के होते हैं, कैपिटल के होते हैं, कंपनी को बोला जाता है कि 30 इयर्स में आपको उसको 30 इयर्स तक आपको मेंटेन करना है, ठीक है। अगर कोई शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर हो रहा है, सरेंडर कब होता है, टोन म्यूटिलेटेड और डिफेस्ड। तो कंपनी को क्या करना है, ये शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करना है, बाय राइटिंग और स्टैंपिंग ऑन द शेयर सर्टिफिकेट के इट हैज बीन कैंसल्ड, बाय राइटिंग कैंसल्ड। समझ में आ रहा है। एंड इट मे बी डिस्ट्रॉयड कब, आफ्टर 3 years ऑफ सरेंडर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड। कंपनी ये क्या ये सर्टिफिकेट जला सकती है, यस बोलेगा 3 साल के बाद विटनेस के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। ऑलराइट, होली आई, वो होलिका जलाते हैं ना अपन, बोला चलो सब शेयर वारंट सर्टिफिकेट लेके चलो, जाके जला दो, कर सकती है, यस। अब कंपनी यूजुअली जलाएगी नहीं, कंपनी क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्स श्रेड करती है। देखा है आपने श्रेडर, ऐसा अंदर जाता है, ऐसा लंबी लंबा लाइन निकल जाता है कि वो डॉक्यूमेंट हैज बीन परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। आर यू अंडरस्टैंडिंग। बट आपको एक कैंसल्ड सर्टिफिकेट, म्यूटिलेटेड सर्टिफिकेट, डिफेस सर्टिफिकेट एटलीस्ट कितने साल तक रखना है, 3 साल के बाद पीरियड ऑफ लिमिटेशन आ जाता है, टाइम बार हो जाता है ना।
मिनिमम 3 साल। अगर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ झोल हुआ था, तो 3 साल तक अगर किसी ने सामने वाले को एक्शन लेना था तो वो ले सकता है। एक बार 3 साल हो गया तो टाइम बार हो गया। बट अगर डिस्प्यूट का हो गया तो रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन फॉर लाइफ टाइम। बराबर है। ये वाला बात है कैंसल्ड सर्टिफिकेट की। 3 साल तक आपको उसको रखना है। ठीक है। जॉइंट होल्डर्स कितना? जॉइंट होल्डर्स को एक ही शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड द कंपनी मे रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग शेयर सर्टिफिकेट बाय अ इन द फॉलोइंग केसेस। व्हाट डू यू मीन बाय सब डिविजन? व्हाट डू यू मीन बाय सब डिविजन? 100 का एक शेयर था, 10-10 के 10 शेयर्स कर दिए मैंने। 100 का एक शेयर था, 10-10 के 10 शेयर्स कर दिए। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सब डिविजन। कंसोलिडेशन ऑपोजिट। 100 के 10-10 के 10 शेयर थे, 100 का एक शेयर दे दिया। मर्जर, 2 बार लिखा है मैंने। एक मर्जर है और एक मर्जर और एक डीमर्जर। समझ में आ रहा है? मर्जर हुआ, वोडाफोन आइडिया वाला याद आ रहा है? ऑलराइट। तो मैंने क्या किया, आपसे वोडाफोन के शेयर सर्टिफिकेट्स ले लिए और आपको मैंने वीआई के शेयर सर्टिफिकेट्स दे दिए। डीमर्ज, वोडाफोन आइडिया अगर स्प्लिट हो गई तो फिर अलग अलग करके दे देना। समझ में आ रहा है? या रिकॉन्स्टिट्यूशन, आपने रिकंस्ट्रक्शन देखा है, उसमें अगर आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह कुछ चेंज कर रहे हो, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर रहे हो, तो आपको फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट आएगा। बट वो सर्टिफिकेट में क्या लिखा होना चाहिए? इशूड इन लू ऑफ ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट। ये एक रिक्वायरमेंट है। सो देयर आर केसेस, कंसोलिडेशन, मर्जर, सब डिविजन एंड डीमर्जर के केसेस में a new share certificate or a certificate in lieu of old share certificate can be issued. A company may charge how much? How much? 50 रुपया may charge. Amount not exceeding कितना? 50. कैप डाल दिया। समझ में आ रहा है? 50 से ज्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते हो। 100 नॉट अलाउड। एंड मे है मतलब ऑप्शन है। फ्री में देना है तो दे सकते हैं, दे सकते हैं बेटा। थैंक यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब टाइम क्या है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का? इफ इट इज अ पब्लिक, सॉरी इट्स अ लिस्टेड कंपनी 45 days, इफ इट्स एन अनलिस्टेड कंपनी 3 months। एप्लीकेशन जो आता है शेयर सर्टिफिकेट का किस में आता है? 42 कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग? 40। कुछ होश ही नहीं है ना तुमको। 42, हाँ 46 2 के अंदर जो भी हम अप्लाई करते हैं डुप्लीकेट का, जो इशू कर सकते हैं, वो कितने दिन में आना चाहिए? 45 days फॉर लिस्टेड एंड 3 months फॉर अनलिस्टेड कंपनी। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? खत्म हो गया रूल्स। कौन सा डॉक्यूमेंट? एप्लीकेशन बेटा, वही तो बोला मैंने। तो अप्लाई करेंगे ना तो तुमसे कुछ भी पेपर वर्क वगैरह जो भी मांगा है वहां से। ठीक है, चलो लिख लो रूल्स। रेलेवेंट रूल्स है, ये रेलेवेंट रूल्स है, सारे नहीं है। जितना तुमको रेलेवेंट है, ये सारी चीजें रूल 4, 5, 6 में दी, 4, 5, 6 में दी हुई है। 5, 6, 7 में, सॉरी 5, 6, 7 के अंदर। समझ में आ गया? इजी है, इजी सेक्शन था, इसमें कुछ है नहीं इतना। वैसे कंपनीज एक्ट ओवरऑल बनाया ही समझने के लिए, खाली इंटरप्रिटेशन और ये बहुत कम जगह पे आता है।
वही बोला ना, पॉइंट ही वो था कि कंफ्यूजन रहे ना। हाँ वही बोला, कई कई जगह पे आता है। देख लिया इतना। हो गया। हम्म।
ऊपर करो, ले ऊपर किया। ठीक है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स एसएच और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर फॉर्म क्या रहेगा? SH2. All right, and it shall be maintained at the registered office या any other place the board of directors may determine, either with the CS or any other authorized person. तो मुझे एक बात बताओ, शेयर सर्टिफिकेट सेक्शन नंबर कौन सा था? Everybody, शेयर सर्टिफिकेट, try to visualize everything that we have done. Close your eyes. सेक्शन 46 कितनी बातें कर रहा था? 46 कितनी बातें करता है? कितने सब सेक्शंस थे? 5 बातें थी। ऑलराइट, सबसे पहला क्या बोल रहा था? द नेम दैट इज मेंशन्ड और द नेम दैट इज मेंशन्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट इज प्राइमा फेसी एविडेंस रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द शेयर होल्डर, दैट इज 46(1). 46(2) किसकी बात कर रहा था? दैट अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कैन बी इशूड इन द केस ऑफ क्या? लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। और सेकेंड वाला क्या था? म्यूटिलिएटेड, टोन या डिफेस्ड इन द एंड सरेंडर्ड टू द कंपनी। तो ये अलाउ करता था डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। ठीक है, 46(2) हो गया। 46(3) किसकी बात कर रहा था? किसका? मैनर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट विच मे बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, SH1 एंड रूल्स, जो 4, 5, 6 का था। 46(4) किसकी बात कर रहा था? इन द केस ऑफ व्हेन शेयर्स आर इन द डिपॉजिटरी फॉर्म, बराबर है, then the name in the records of the depository shall be prima facie evidence regarding the title or beneficial owner of the shares, बराबर है। and 46(5) किसकी बात कर रहा था? penalty in case a company issue shares with intention to defraud, तो minimum penalty 5 times, maximum 10 times or 10 crores whichever is higher, and every officer in default shall be punishable under section 447। अब कोई भी क्वेश्चन आया तुमको ये 5 सेक्शन लिखने का। 46 के अंदर 5 बातें थी, तो पढ़ने से पहले ही याद रख लिया कि 5 है तो ठीक है। ऑलराइट, अब आ जाओ ऑलराइट 500 equity shares of ABC Limited were acquired by Mr. Amit, but the signature of Mr. Manoj, the transferor, on the transfer deed was forged. Mr. Amit, after getting the shares registered by the company in his name, sold 250 equity shares to Mr. Abhi on the strength of the share certificate issued by ABC Limited. Mr. Amit and Mr. Abhi were not aware of this forgery. What are the liabilities or rights of Mr. Manoj, Amit and Abhi against the company with reference to the aforesaid shares? Solve कर फटाफट, एग्जैक्टली 5 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। अब भी पढ़ाया हुआ है, अब भी है, उसको एग्जाम में कैसा लिखोगे वो बताओ। कपला चोरी, डुप्लीकेट, बेसिकली फोर्ज किया सिग्नेचर।
या टेस्ट क्या कर रहा है? कम क्वेश्चन टेस्ट क्या कर रहा है? कौन अपन ने सेक्शन में क्या पढ़ा? फोर्ज वर्ड्स के बारे में पढ़ा कुछ? ध्यान से सुनो, सेक्शन में कुछ फोर्जरी के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? 46(1) बोलता है जिसका नाम आया और किसने साइन किया? किसने साइन किया? डायरेक्टर, या तो 2 डायरेक्टर्स, या तो कॉमन सील, या तो 1 डायरेक्टर एंड 1 CS, वेयर CS इज अपॉइंटेड। पहले प्रैक्टिकल सोचो, और बोला जिसका नाम आया दैट इज प्राइमा फेसी एविडेंस की वो ओनर होना चाहिए, बराबर है। अब यहां पे नाम आया कि नहीं आया? नाम आया कि नहीं आया? आया ना। अमित ने क्या, मनोज ने क्या किया? द ट्रांसफरर ऑन द ट्रांसफर डीड वॉज फोर्ज्ड, बराबर है। और अमित को पता नहीं था, मतलब किसी पार्टी ने उसको उल्लू बना दिया मनोज के नाम पर। मनोज वॉज द ओनर ना, द सिग्नेचर ऑफ मनोज वॉज द ओरिजिनल ओनर। पहले क्वेश्चन समझो, किसी ने मनोज बन के, मैं समझो मैं मनोज बन के मनोज का साइन डुप्लीकेट या कॉपी करके ट्रांसफर किसको कर दिया? अमित को। कितने शेयर्स? 500। तो मैं मनोज हूं, अमित को ट्रांसफर कर दिया, अमित ने 500 में से 250 कितने को बेच दिया? अभी को। और कंपनी ने ट्रांसफर किया तो कंपनी ने मेरा नाम चढ़ा दिया कि नहीं चढ़ाया? अमित का नाम। एवरीबॉडी अमित का नाम रिकॉर्ड में रखा कि नहीं रखा? रखा। अब वो बोल रहा है कि ये जो नाम आया, क्या हम ये नाम को माने या ना माने? बेसिकली वही बोल रहा है ना कि सेक्शन 46(1) बोलता है नाम आया, इट इज प्राइमा फेसी एविडेंस दैट वो उसका ओनर है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है 46(1) लग रहा है या नहीं लग रहा? अब बताओ तुम लोग। लगेगा तो बात खत्म हो गई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर 46(1) तुम लगा रहे हो तो बात खत्म हो गई, ठीक है, ओनर है, खत्म हो गई बात। आगे कुछ आएगा ही नहीं। कुछ रेमेडी है? कुछ रेमेडी नहीं है। यही हुआ ना आंसर। तुमने अगर बोला 46(1) लग जाएगा, तो रेमेडी, किसी के पास कोई राइट्स रेमेडीज है क्या? कुछ भी नहीं है। वो क्रिमिनल लॉ नहीं, फोर्जरी विल नॉट बी कवर्ड अंडर 46(1) ना बेटा। फोर्जरी इज नल, इट्स अ नलिटी। आप फॉर्जर ऐसा फोर्ज करके थोड़ी ना ट्रांसफर कर सकते हो चीजें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो बोले फोर्ज करके हुआ है ना, तो कंपनी की भी लायबिलिटी नहीं रहेगी, बल्कि कंपनी को ओरिजिनल ओनर को वापस क्या करना पड़ेगा? रीइंस्टेट करना पड़ेगा। दूसरा मैंने क्या बोला? प्राइमा फेसी एविडेंस। यहां पे ये नहीं बोला है कंक्लूसिव एविडेंस, मैंने तुमको स्टार्टिंग से ही बोला इट इज प्राइमा फेसी एविडेंस। हाँ, ऊपर ऊपर से, बट प्राइमा फेसी मतलब क्या? ऑन द फेस ऑफ इट। बट या फैक्ट्स अलग है या सेम है? अलग है। अलग क्या है? फ्रॉड या फॉर्जरी हुआ है। फॉर्जरी के ऊपर आप उसको थोड़ी ना मान सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिड यू अंडरस्टैंड प्राइमा फेसी? बोले 46(1) ये बोलता है, बट फोर्ज नहीं होगा, फॉर्जरी नहीं आएगी, बिकॉज वो प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाता है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाता। एक वर्ड पे पूरा क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए। बोलो सेक्शन आसान है कि नहीं? 46(1) में 5 ही चीजें, सिंपल सिंपल चीजें, तुमको 4 मार्क्स मिल सकता है आराम से। पर दिमाग लगाना है, याद रखना है। अभी लिखना वही है, देखो जो अपन ने अपनी नोट्स में लिखा हुआ है। आओ आंसर पढ़ते हैं, ठीक है? (46(1) शेयर सर्टिफिकेट, 2 डायरेक्टर्स, CS या कॉमन सील, ये हमने लिखा। कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, ठीक है? प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल इन द नॉर्मल कोर्स एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस ही शैल बी कंसिडर्ड एज द ओनर। हमने पहले क्या बात करी? प्रोविजन लिखा कि 46(1) भाई ये बात करता है। फिर हमने हमारा एनालिसिस दिया, फोर्ज ट्रांसफर इज नॉट कंसिडर्ड, बराबर है। इट्स नॉट अ वैलिड ट्रांसफर इन द फर्स्ट प्लेस, इट डज नॉट गिव द राइट टू एनी टाइटल एंड ऑल्सो डज नॉट गिव गुड टाइटल टू द शेयर्स। याद आ रहा है ये? फाउंडेशन, बराबर है।
ऑल राइट, अब आगे बस टाइम पास है। अगर कंपनी ने नाम निकाल दिया तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, नाम को रिस्टोर करना पड़ेगा और दूसरों को कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। मनोज को सिर्फ अपना नाम वापस चढ़ाने को मिलेगा। समझ में? आप जेन्युइन परचेजर थे, आप कंपनी को दोष नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि कंपनी को भी थोड़ा ना मालूम था कि सिग्नेचर फोर्ज हुई भी है। वो आपस में सिविल लगा, क्रिमिनल लगा के देख लेना डिसऑनर का, कंपनी को बीच में लेके नहीं आना है। समझ में आ रहा है? इस सिंपल क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है दिखाना। क्लियर है? कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। बढ़े आगे, चलो आ जाओ। वोटिंग राइट्स 47, नेक्स्ट वाला ही। ऑल राइट, वोटिंग राइट्स। समझ में आ गया? ऑल राइट, वोटिंग राइट्स। Subject to the provisions of section, everybody 47(1), subject to the provisions of section 43, तीन subsections है, 3 sections है, sorry over here, subject to provisions of section 43, 50 subsection 2 and section number 188। मतलब 43 क्या है? काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, एंड उसमें एक चीज क्या बोलता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डीवीआर की बात करता है ना, इक्विटी शेयर्स में बी इशूड, कुछ रिवाइज नहीं कर रहा है, इक्विटी शेयर्स में बी इशूड फॉर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो 47 की सुननी है या 43 की सुननी है? क्लैश होगा तो किसकी सुनेंगे? 43। इज्जत ज्यादा किसकी है? जब नॉट विथस्टैंडिंग आता है तो भाड़ में गया, बट जब सब्जेक्ट टू आता है तो मतलब इज्जत देनी है। कौन से सेक्शंस को इज्जत देनी है? 43, सेक्शन 50, सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 188। इसमें जो लिखा है उसको फॉलो करो। सब्जेक्ट टू 3 थिंग्स। ऑल राइट, सेक्शन 43 जो डीवीआर्स की बात करता है, सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 188। जनरल बात क्या कर रहा है मालूम ये सेक्शन, दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये हमने ऑलरेडी जब मैंने शेयर कैपिटल स्टार्ट किया था तब बोला था, दे हैव वोटिंग राइट्स इन ऑल केसेस एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इन some of the cases. What are some of the cases? There are 3 cases where preference shareholders will have right. जब मैटर उनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वाइंडिंग अप पे उनके पास वोटिंग राइट्स रहते हैं। एंड थर्ड वाला सिचुएशन है व्हेन द कंपनी डज नॉट पे देम प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर एटलीस्ट 3 years। 3 साल तक अगर आपको पे नहीं किया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑटोमेटिकली गेट व्हाट? वोटिंग राइट्स। तो ये जनरल बात कर रहा है, बट वो क्या बोल रहा है, डीवीआर अगर दिया है तो ठीक है, डीवीआर अगर दिया है तो डीवीआर के हिसाब से करना। सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 क्या है? 188 अभी नहीं दे रहा हूं, 188 इज ये कॉल्स इन अरियर्स रहता है ना, तब वोटिंग राइट में इशू हो जाए, मतलब तब वो वोटिंग राइट कैंसिल कर सकता है। ठीक है, 50 सब सेक्शन 2 देख लेते हैं, नीचे ही है। A member of a company limited by shares shall not be entitled to any voting rights in respect to the amount paid by him until the amount has been called up। मतलब क्या है? तो काफी जगह मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है, बट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलो। किसी और से 50 सबसेक्शन 2 में बताऊंगा थोड़ी देर बाद। आपने लाइन तो समझ में आया? ठीक है। एवरी मेंबर 47 क्या लिखा हुआ है? एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल शैल हैव अ राइट टू वोट ऑन
एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट्स इन ऑल द केसेस। ये हमने देखा जितने भी रेजोल्यूशंस आएंगे सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 43 डीवीआर वाले, 50 सबसेक्शन 2 एंड 188, एवरी इक्विटी शेयर होल्डर शैल हैव द राइट। एंड ये राइट कितना रहेगा, हिज राइट ऑन अ पोल shall be in proportion to his share in the paid up equity share capital of the company। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अगर 1% कर रहा है, हाँ, 1 शेयर 1 वोट ऐसा बोल रहे हैं कि 1 मेंबर 1 वोट, एंड वो भी कौन से बेसिस पे, पेड अप बेसिस पे। देखो आज अभी हम थोड़ा कुछ अलग समझने वाले हैं, ठीक है। वोटिंग राइट शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, समझाओ, मुझे समझाओ इसका मतलब। अपना, एक मिनट, हाँ, शेयर होल्डर का पेड अप अपॉन कंपनी का पेड अप इन वही प्रोपोर्शन इनटू 100, मतलब वही हो गया। नहीं समझ में आया बेटा? यहां पे जनरल राइट क्या दे रहा है, कैन 1 मेंबर हैव 1 वोट, यस। कैन 1 शेयर हैव 1 वोट, यस। कैन 1 शेयर हैव 2 वोट्स, यस। कैन 5 शेयर्स हैव 1 वोट, यस। ये सब डीवीआर्स में हमने देखा था। तो सब्जेक्ट टू दोज प्रोविजंस, जनरल आप बात कर रहे 47, अगर वो सब नहीं है, 47 आपको राइट कितना दे रहा है, हर जगह राइट दे रहा है, एंड योर राइट इज इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? मतलब आपके पास 10 शेयर्स है एंड हर शेयर 10 शेयर, देखो 10 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बट 5 पेड अप है, तो पेड अप कितना हुआ, 50। 10 रुपए का 10 रुपए के 10 शेयर है जिसमें 5 पेड अप है, तो पेड अप कितना हो गया, टोटल पेड अप कितना हो गया 50, दैट डिवाइडेड बाय द पेड अप, कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल विल बी योर वोटिंग राइट। समझ में आ रहा है? और समझो कंपनी के टोटल, बेटा ये देखो, समझो सार्थक है, सार्थक के पास 100 शेयर्स है, 5 पेड अप, तो कितना हो गया 500। कंपनी के पास 1000 शेयर्स है, कितना पेड अप होगा, 5 ही पेड अप होगा ना, कि कुछ अलग हो सकता है, हो सकता है, बट जनरली क्या रहेगा, 5 ही पेड अप रहेगा। नहीं तो हम इसके शेयर्स कैंसिल करवा देंगे ना अगर ज्यादा है तो, क्योंकि इसने भरा नहीं है तो उसके कैंसिल करवा देंगे। तो कितने हो गए 5000, तो 500 डिवाइड बाय कितना होगा, जो भी आंसर आया 0.1 इंटू 100, मतलब कितना वोटिंग राइट्स रहेगा 10%। समझ में आ रहा है? वोटिंग राइट्स आर नाउ जनरली कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन टू योर पेड अप शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो गया? एवरी मेंबर हु होल्ड्स इक्विटी शेयर कैपिटल हैज द राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, एंड उनका जो वोट है दैट इज कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? एवरी मेंबर और वोटिंग राइट ऑन अ पोल। अब ये पोल क्या है ना, ये पोल वो वाला पोल नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है? बहुत हंसी आ रही है तेरे को। ये वो पोल नहीं है, ये पोल मीटिंग्स के चैप्टर में बताऊंगा, अलग अलग टाइप होता है। कितनी बार 1 शेयर 1 मेंबर 1 वोट होता है। आपके पास कितने भी शेयर्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 मेंबर 1 वोट। तो अलग अलग टाइप का पोलिंग बूथ होता है, याद है? लिख के
ऐसे टाइप का रहता है, पहले होता था, अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट पोल क्या होगा मैं तुमको तब समझाऊंगा, क्लियर है? तो वोटिंग राइट शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। 47(2) किसकी बात करता है? मैंने बोला तीन चीजों की, ठीक है, अफेक्टिंग द राइट्स, वाइंडिंग अप या रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। अब यहां पे ध्यान देना, 47(2) every member of a company limited by shares and everybody holding preference share capital in respect of such capital have a right only on these things, बराबर है, which directly affect resolution for winding up or the repayment or reduction of its equity or preference share capital, and इनका भी right क्या रहेगा? in proportion to paid up preference share capital। क्लियर है बेटा? समझ में आया? चलो लिख लो ये, इसमें और भी चीजें समझने की है, थोड़ा बड़ा सेक्शन है, बड़ा नहीं है, इस पे क्वेश्चन वो देखेंगे फिर। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ निधि कंपनी, ऑल राइट, निधि की कंपनी नहीं, इन केस ऑफ निधि कंपनी अ मेंबर कैन हैव मैक्सिमम 5% ऑफ वोटिंग राइट्स। ये प्रोपोर्शन से हमको एक आंसर आया था, डेसिमल आया था, 10% आया था, वो इन द केस ऑफ निधि कंपनी विल बी लिमिटेड टू हाउ मच? 5%, उस पर लिमिट डाला हुआ है। VR is what? Thank God. ना बात करते हैं, तुम लोग का जबड़ा नहीं दुखता है क्या? मैं यहाँ लेक्चर लेके जाता हूँ ना, मैं घर पे किसी से बात नहीं करता, तुमको मालूम है? मैं तो बात में बोल ही देता हूँ, बात ही नहीं करना। 1 घंटा एटलीस्ट, 1-1.5 घंटा, जब मैं बात करूं तब थक जाता हूँ बात करके। ये PUPSC क्या है? पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
खाली यहां तक लिखो। तुम लोग अलग थोड़ा इधर आ जाओ बेटा, आप थोड़ा उधर चले जाओ। चलो आगे बढ़ू। ओके आगे बढ़ते। देखो 47 खत्म हो गया है, सुनो। एवरीबडी एक मिनट पहले ध्यान से 47 फिर से एक बार देख लो। सब्जेक्ट टू क्या क्या था? तुम लोगों को पास होना है कि नहीं? सब्जेक्ट टू कितने थे? 43, 50 सबसेक्शन 2 एंड 188। तो वोटिंग राइट्स, कोई चीजों की बात कर रहा है। वोटिंग राइट्स तो दो ही टाइप ऑफ कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पे रहेगा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल के पास जनरली राइट्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। दे हैव द राइट टू वोट एट एवरी रेजोल्यूशन दैट इज प्लेस्ड बिफोर द कंपनी, एंड इनका राइट कितना रहेगा? एंड कैसे रहेगा? इन प्रोपोर्शन टू देयर पेड अप शेयर कैपिटल। कैसे आएगा? हमारा पेड अप अपॉन कंपनी का पेड अप। तो जो भी परसेंटेज आया वो हमारा क्या है? वोटिंग राइट्स। बट ये याद रखने की चीज क्या है? राइट ऑन पोल। ये राइट ऑन पोल है। तो इक्विटी की बात खत्म हो गई, सबसेक्शन 1 करता है। सबसेक्शन 2 किसकी बात कर रहा था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन वोट इन हाउ मेनी केसेस? 3 केसेस। बराबर है। पहला वाला क्या है? एनीथिंग दैट अफेक्ट्स देयर राइट्स, मतलब क्या हुआ? उनका प्रेफरेंस डिविडेंड। बराबर है। सेकंड क्या है केस? वाइंडिंग अप। थर्ड क्या है? रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब मैंने रिडक्शन बताया था तभी भी मैंने तुमको बोला था, बराबर है, वी रिक्वायर द कंसेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। एक और चीज मैंने तुमको क्या बोली थी कि जब अगर डिविडेंड नहीं पे किया है तो इनके पास वोटिंग राइट आ जाता है। ये चीज किस पे आती है बेटा? ये चीज आती है प्रोवाइजो के अंदर। देयर आर 2 प्रोवाइजोज। समझ में आ रहा है? 2 years है, सॉरी 3 years नहीं है, इट्स 2 years। देयर आर 2 प्रोवाइजोज ओवर हियर। यहां पे क्या बोलता है? पहले ये देखो, सेकंड प्रोवाइजो। फर्स्ट क्या बोलता है? प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर। तो ये फर्स्ट प्रोवाइजो हो गया, ये सेकंड प्रोवाइजो हो गया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट बीन पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years or more, then they shall have a right to vote on all the resolutions placed before the company. Now my question to you over here, यहां पे ट्विस्ट क्या आ सकता है? मैंने डिफॉल्ट किया 2 साल तक। डिफॉल्ट याद आ रहा है? डिफॉल्ट किया 2 साल तक। विल द प्रेफरेंस शेयर गेट राइट्स टू वोट बिफोर द रेजोल्यूशन? यस। डिविडेंड पे कर दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, अब वो आएंगे रेजोल्यूशन के लिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आउटस्टैंडिंग था तो आ गए, सबसिस्टिंग था तो आ गए। अब मैंने पे कर दिया तो क्या आ सकते हैं? हाँ तो क्यों हाँ, ना तो क्यों ना। फीलिंग्स नहीं जानना है, आंसर इधर ही है। ठीक है। Second proviso is a temporary right that is given to preference shareholder because shares have not been paid. If it is paid, they don't have the right. If it is not paid, they have the right. So once I pay it, their right goes away. ये कोई परमानेंट एक्टिवेशन नहीं है कि कूपन कोड एक्टिवेट कर लिया तो अब परमानेंटली वो रेजोल्यूशन कर पाएगा। अगेन ये लोग एग्जाम में यही सब चीजें घुमा फिरा के टेस्ट करेंगे। वो लोग थोड़ा बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट यार। वो लोग बोलेंगे कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर आए थे रेजोल्यूशन के लिए, फिर बोलेंगे कि
अब उनको आना है वापस, मजा आ गया एकदम वोटिंग राइट करके, अब बताओ उनको आ सकते या नहीं आ सकते। तो तुमको एनालाइज प्रोविजन तो यही लिखना है, लिख के रिजल्ट ये निकालना पड़ेगा कि बिकॉज इट इज अ सबसिस्टिंग डिफॉल्ट टेम्पररी, जब पेड नहीं रहेगा तभी राइट रहेगा, पे कर दिया तो दे डू नॉट हैव एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन एवरी रेजोल्यूशन, बिकॉज 47(2) ने उनके राइट्स को क्या कर दिया है, एरियाज को क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है। अब इसका फर्स्ट प्रोवाइजो है that the proportion of the voting rights of equity shareholders to the voting rights of the preference shareholders, ये क्यों देखेंगे, the proportion of voting मतलब VR of equity shareholders upon VR of equal to paid up equity share capital upon paid up क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये क्यों देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कब, ये जो रिडक्शन की बात की जाती है ना, तो दोनों आएंगे ना, रिडक्शन में हमको रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो इनके वोटिंग राइट्स कैसे डिटरमाइन होंगे, क्या प्रोपोर्शन में डिटरमाइन होंगे, इक्वल लाना पड़ेगा ना बेटा, जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या नंबर ऑफ राइट्स सेम है, तो वो कैसे दिया जाएगा, यही फॉर्मूला है, वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू paid up equity share capital upon voting right of equity share is equal to paid up equity share capital upon paid up preference share capital। समझ में आ रहा है, क्लियर है। मतलब अगर आपका 1 लाख इक्विटी है और 10 लाख पेड अप है तो यू विल गेट अ रेशियो 1:10। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक। तो दो प्रोवाइजोस है, एक प्रोवाइजो 1 था, एक प्रोवाइजो 2 था, बट ये कहां पर है, 2 years और मोर। और ये क्या है, ये है टेम्पररी इन नेचर, इट इज टेम्पररी इन नेचर, क्लियर है। लिख लो चलो, प्रोवाइजो एंड प्रोवाइडेड फर्दर। फिर एक क्वेश्चन देखते, खत्म करते हैं। ठीक है, बढ़ू आगे। आप ध्यान से सुनो, लिख लिया ना, बेटा तुम लोग फास्ट लिखो, तुम लोग बात करने में बहुत टाइम पास करता है, ध्यान इधर देता नहीं है, एग्जाम आ रहा है तुम लोग का, ठीक है। या तो फिर मैं तुमको स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा, लिखते रहो घर पे, दोनों में से एक, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कवर हाउ मच एवर आई वांटेड। आधे लोग का होता है, आधे लोग का नहीं होता है, मतलब क्या है बेटा, एक स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड स्पीड पे तो लिखना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, अब मुझे है ना 40 एक छोटा सा सेक्शन पढ़ाना है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 2, क्योंकि तुम 50 कवर कर लेते, 2 ही सबसेक्शंस है। मुझे एक बात बताओ अभी, अमाउंट पेड अप डिसाइड्स द नंबर ऑफ, डिसाइड्स योर वोटिंग राइट्स, यस। व्हाट अबाउट एडवांस में पैसा देना,
समझ में आ रहा है क्या ना? शेयर होल्डर पे इन एडवांस, तुमने देखा है, बराबर है। तो मैंने एडवांस में पे किया तो मुझे राइट ज्यादा मिलेगा क्या? क्यों? तुमने मांगा नहीं बट तुमने दे दिया, बराबर है ना? मतलब ये डाउट तुमको आना चाहिए कि सर जितना पेड अप हुआ है, जितना पेड अप हुआ है, सो इन अ वे जो एडवांस मनी हमको एक्सेस आता है तो हम टेक्निकली यही बोल सकते हैं अल्टीमेटली वो पेड अप में चला जाएगा और उतने ही राइट्स मिलते हैं जितना आपको, जितना आपने पेड अप किया हुआ है। हाँ या ना? नहीं समझे? शेयर कैपिटल में जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं वो अल्टीमेटली व्हेनेवर द कंपनी कॉल्स तो वो तो जाके एडजस्ट होगा ही होगा पेड अप के ऊपर। सो इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एक शेयर कैपिटल या आर्ग्यूमेंट लेगा, शेयर होल्डर या आर्ग्यूमेंट लेगा कि नहीं लेगा? यार मैंने तो 5 रुपए के बदले तुमको 8 रुपया दिया है तो 8 रुपए के राइट्स देना मेरे को, क्योंकि कंपनीज एक्ट यही बोल रहा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेपरेट, डिफरेंट, यूर राइट कि वो कॉल्स इन अरियर्स है, पेड अप शेयर कैपिटल में जाता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उसने क्या बोला सबसे पहले सेक्शन 50 ने कि एडवांस मनी ले सकते या नहीं ले सकते, वो इधर दिया हुआ है सबसे पहले 50 सबसेक्शन 1 दैट अ कंपनी में टेक होल और पार्ट अमाउंट इन एडवांस ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर ये ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है, आप एडवांस में पैसा नहीं ले सकते हो। एंड 50 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? नो एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स, नो एक्स्ट्रा डिविडेंड इफ एडवांस अमाउंट इज गिवन बाय द शेयर होल्डर। इसके वजह से आप वो अकाउंट को कॉल्स इन अरियर्स में रखते हो, सॉरी वो अमाउंट को कॉल्स इन अरियर्स में एडवांस में रखते हो। समझ में आ रहा है? बिकॉज यू डोंट गेट एनी वोटिंग राइट्स, यू डोंट गेट एनी एक्स्ट्रा डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एडवांस मनी दैट इज गिवन टू यू। ठीक है, ये सेक्शन आपको समझा। अब इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि 48 एंड ये कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है, 48 एंड ये कॉम्बिनेशन में आता है। हाँ, ये वाला पढ़ो। Satvikya Private Limited was formed on 25th April. At the time of formation, it had provided in its articles that the company shall not be permitted to accept or keep advance subscription or call money in advance. However, in the August 2023, the need was felt to amend the articles with respect to retention for calls in advance. Decide whether the provision inserted in the articles at the time of formation of company can be considered as void. बोलो, क्वेश्चन समझा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोलो, the provision inserted in the articles can be considered as void. अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन बुक इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां पे लोग ने सेक्शन 50 जो अभी हमने पढ़ा वो प्लस क्या ऑल्टरेशन, कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 6, दोनों को कंबाइन करके पूछा हुआ है। क्या लगता है कंपनी कर सकती है या नहीं कर सकती? Can the articles be amended? Yes. All right. In the given case, shall not to provide shall not be. In the given case, the articles can be amended and it cannot be considered as void. समझ में आ रहा है? Save as otherwise expressly provided in this act. मैंने क्या बोला था? जहां जहां एक्ट कुछ नहीं बोल रहा है
इफ एक्ट एंड आर्टिकल्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्टिकल्स विल बी कंसिडर्ड एज सुपीरियर अनलेस द कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली इज प्रोहिबिटिंग या रिस्ट्रिक्टिंग। बराबर है, समझ में आ रहा है? कंपनीज एक्ट में जैसे कैसा लिखा हुआ था, प्राइवेट कंपनी में 200 ही होना चाहिए, तो आर्टिकल से आप बढ़ा नहीं सकते हो। याद आया? समझ में आ रहा है? ये दो सेक्शंस को इधर लोग ने कवर किया था। ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू। एसएम है भाई, हाँ, विल कंटिन्यू एसएम इन द नेक्स्ट क्लास, कंपनीज एक्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।